हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक आपके सामने आया है और वो टॉपिक रिलेटेड टू वर्क प्रोडक्टिविटी से है। नाउ अंडरस्टैंडिंग वर्कर्स प्रोडक्टिविटी एंड हाउ इट रिलेट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सप्लेन्ड। ये आर्टिकल हमने क्यों लिया है? वी हैव टेकन दिस आर्टिकल क्योंकि इन्फोसिस फाउंडर एन.आर. नारायण मूर्ति ने एडवाइस किया है कि यंगस्टर्स को कम से कम वीक में 70 घंटे काम करने की जरूरत है। दैट इज द वे जब हम अपनी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और देश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। बट क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई में मोर नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू मोर प्रोडक्टिविटी? इसी को समझने के लिए हमने अपने इस आज के सेशन में इस आर्टिकल को कवर किया है। इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल है जहां पे एक अलग डायमेंशन को हम लेके चलेंगे। सो हियर इट इज, अंडरस्टैंडिंग वर्कर्स प्रोडक्टिविटी एंड हाउ इट रिलेट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले देखते हैं हमारे जो नारायण मूर्ति साहब हैं, उन्होंने क्या किया? यंगस्टर्स को अर्ज किया है कि आप लंबे समय तक काम कीजिए। जापान और जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 का एग्जांपल दिया है और क्लेम किया है कि इंडिया के वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी जो है वो लोवेस्ट है और इस तरीके से उन्होंने एक डिबेट को शुरुआत कर दी है। बहुत से लोग नारायण मूर्ति साहब के इस स्टेटमेंट को लेके इवैल्यूएट करने में लगे हुए हैं कि क्या इंडिया के जो वर्किंग कंडीशन है, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है, उसको हम जापान और जर्मनी से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कंडीशन थी उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं। सो हियर इट इज, नाउ अंडरस्टैंडिंग वर्क प्रोडक्टिविटी। वर्क और लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो कॉन्सेप्चुअल टर्म है और एक दूसरे से डिफर करते हैं। हमें सबसे पहले समझना होगा, जब हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये देखना होगा कि हम मैनुअल लेबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैनुअल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, या फिर मेंटल लेवल की। एक डॉक्टर का काम जो है वो मेंटल लेवल पे है, एक डॉक्टर का काम मेंटल लेवल पे है, जबकि एक लेबर का काम जो है वो फिजिकल लेवल पे है। तो दोनों के काम करने के तरीके पे डिफरेंस होगा और यहाँ पे एक यूनिवर्सल फॉर्म हम नहीं ला सकते क्योंकि दोनों का वर्क प्रोफेशन अलग है। मेरा सोचने का काम है, मेरा टीचिंग करने का काम है। आई हैव टू थिंक, आई हैव टू डिजाइन माई प्रोग्राम और उसके बाद से फिर मुझे आपको डिलीवर करना है। एक मनरेगा में काम करने वाले लेबर का काम बिल्कुल अलग है। मेरा मेंटल लेवल ज्यादा वर्क है और उसका फिजिकल लेवल। Now, productivity measure output value per unit of labor cost with skill being a key attribute। यानी productivity को हम measure कैसे कहते हैं? Value per unit of labor cost, यानी per unit labor cost per hour जो आपका labor का cost क्या है, ठीक है, और उसका outcome क्या है। एक इंजीनियर की प्रोडक्टिविटी को एक लेबर की प्रोडक्टिविटी से हम इक्वेट नहीं कर सकते। एक इंडियन एयरलाइंस के पायलट को और रेलवे के पायलट की प्रोडक्टिविटी को हम इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का वर्क अलग है और आउटकम अलग है और नेचर ऑफ जॉब अलग है, ठीक है। नाउ लिंक बिटवीन वर्क प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या वर्क प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में कोई लेना देना है? रिसर्च ये कहता है कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी में इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बट द रिलेशनशिप इज कॉम्प्लेक्स। ये डिपेंड करता है कि जो वर्कर है वो किस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वर्कर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा ना हो बट वर्क एनवायरनमेंट इज गुड, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन बहुत अच्छा हो, ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, एयर कंडीशन रूम हो जहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ सकती है। हो सकता है कि वर्क एनवायरनमेंट जो है बहुत ही पैथेटिक हो, चैलेंजिंग हो और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। सो ये तो पक्की बात है कि प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में सीधा सीधा संबंध है, लेकिन इतना सीधा भी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। नाउ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड्स इन इंडिया सजेस्ट प्रॉस्पेरिटी हैज नॉट इवनली बेनिफिटेड ऑल इनकम ग्रुप्स। यानी कि अगर हम प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स है तो शायद ये गलत थ्योरी है, क्योंकि आईटी सेक्टर में काम करने वाले का वर्क नेचर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले आदमी के वर्क प्रोफाइल में बहुत अलग है। नाउ चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस इन असेसिंग वर्कर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। इंडिया के वर्कर प्रोडक्टिविटी को देखा जाए तो लोवेस्ट है वर्ल्ड में। वर्ल्ड में वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी लोअर है और लोअर के पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि एक वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी होगी। इंडिया में जो मेजर लेबर फोर्स काम करता है, यानी 82% लेबर फोर्स जो है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में काम करता है और जहां पे वेज डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, यानी जेंडर पे गैप है, डिस्क्रिमिनेशन है। वेज गैप में फीमेल्स को कम दिया जाता है और मेल्स को ज्यादा दिया जाता है। उसके अलावा अनफेवरेबल वर्किंग कंडीशन है और इंडिया का 82% लेबर फोर्स आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। Now, discrepancy in assessing India's worker productivity, hard work noted but lower wages observed. Yes, हार्ड वर्क करने से अगर प्रोडक्टिविटी आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तो शायद हमें सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने की जरूरत नहीं होती और हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही काम कर रहे होते।
नाउ कंपैरिजन विद जापान एंड जर्मनी, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जापान और जर्मनी की अगर हम बात करते हैं, दे वर कंप्लीटली डिफरेंट इकोनॉमी इन, और जापानीज और जर्मन पीपल को अगर देखें तो स्किल सेट में ह्यूज डिफरेंस था, स्किल सेट में बिल्कुल डिफरेंट था। मूर्ति कंपैरिजन विद जापान एंड जर्मनी फेस क्रिटिसिज्म फॉर लैक ऑफ कॉन्टेक्चुअल रेलेवेंस, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में, यानी जर्मनी पोस्ट वॉर, पोस्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी और जापान के वर्किंग कंडीशन में और इंडिया में कोई रेलेवेंस नहीं है। ये सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं लेबर फोर्स में, टेक्नोलॉजी में और सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर्स में, ये भी बहुत डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी, लेबर फोर्स, स्किल्स और ये सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट था। यहां तक कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात बोले, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जिस तरीके की इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी जापान, जर्मनी में और जापान में, वो ऑलरेडी वर्ल्ड में सुपीरियर मानी जाती थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब फिर से अपने आप को खड़ा करने की बारी आई, तो उनके पास ऑलरेडी वेल स्किल्ड लेबर फोर्स था, उनके पास ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी थी, उनके पास ऑलरेडी वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसके बेसिस पे उन्होंने अपने आप को कैपिटलाइज किया और वर्ल्ड में स्टैब्लिश किया। बट इंडिया के साथ ये केस नहीं है। पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए? पॉलिसी रिकमेंडेशन है emphasizing enhancing social investment and focusing on domestic consumption potential for increased productivity। सबसे पहले आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, उसके बाद से स्किलिंग पे काम करना है, क्योंकि इंडिया में स्किल मिसमैच भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरी चीज क्या है? हमें अपनी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करना है। वी हैव टू फॉर्मलाइज आवर इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो इंडिया के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसी तरीके से लेबर एक्सप्लॉयटेशन होगा, और ज्यादा लंबे समय तक काम करने का मतलब ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा हार्ड मैनुअल लेबर में इन्वॉल्व लोगों को देखोगे तो उनकी सैलरी और उनका पे आउट जो है वो बहुत ही मिनिमल है। नाउ कॉल्स फॉर अ ह्यूमन सेंट्रिक असेसमेंट की जरूरत है फॉर डेवलपमेंट अचीवमेंट्स फॉर अ मोर सस्टेनेबल आउटकम। सो देयर मस्ट बी अ ह्यूमन सेंट्रिक असेसमेंट। यहां पे हम प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक असेसमेंट लेके चल रहे हैं। इट शुड नॉट बी अ प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक, ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक, इट शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक, इट्स नॉट प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक। सो ये रहा नारायण मूर्ति जी के जो बातें कही गई थी, उसको हमने इवैल्यूएट करने की कोशिश की कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो बातें सही है या नहीं। इसके साथ ही हम नए टॉपिक में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।